तो आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 23 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में। यहाँ जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आप पढ़ते हैं। मीन्स आप कोई भी परीक्षा दें, आप इंग्लिश माध्यम में दें चाहे हिंदी माध्यम में दें, ये करंट अफेयर्स आपके लिए क्या होने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले। साथ ही साथ आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, कोई पेपर दे रहे हो, आपके लिए ये करंट अफेयर रामबाण मतलब आपके कोई क्वेश्चन इससे नहीं जाने वाले। आप यूट्यूब में सर्च करिए, करंट अफेयर देखिए कौन क्या कैसे पढ़ाता है। आप देखेंगे कि मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। मीन्स असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए, वन लाइनर क्वेश्चन हो गए और साथ साथ स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गए। मैं तीनों क्वेश्चन आपको कराता हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगती है उसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, उसको शेयर करिए ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। अकल बादाम खाने से नहीं, जीवन में ठोकरें खाने से आती। देखिए ये सबसे बड़ा फैक्ट है जीवन का। जितने ही आप झेलेंगे, मुश्किलात झेलेंगे, उतने ही आप मजबूत बनेंगे, उतने ही आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की क्षमता डेवलप होगी। तो इसलिए बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। आप मेहनत करिए, जो जो प्रॉब्लम आएगी, आप अगर असफल हो रहे हैं तो आप अगली बार और दुगने जोश से मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 23rd कॉमनवेल्थ गेम 2026 हर एक परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है। आज कौन सी तारीख है? मतलब 23 जुलाई से ही कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हो रहा है। इसका वेन्यू क्या है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। तो इसका वेन्यू कौन है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड है। 74 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मली जो है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा था। ये ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था? होस्ट कर रहा था। लेकिन किन्हीं कारणों से ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट नहीं किया। तो ये कहाँ पे होस्ट हो रहा है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। इसका मास्कट क्या है, मतलब शुभंकर क्या है इसका? फिनी, एक तरह का यूनिकॉर्न है, मतलब सींग वाला एक एनिमल है जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं, वो उसका एनिमल है। भारत के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं सभी 10 गेम में। टोटल 10 गेम होंगे इसमें और सभी के सभी 10 गेमों में भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और बात करें ध्वजवाहक की, भारत ध्वजवाहक कौन है? मतलब फ्लैग बीरर कहते हैं इंग्लिश में, ध्वजवाहक कहते हैं हिंदी में। तो वीना बोर्गिना बोरगोहेन जो है, ये क्या है? जो बॉक्सिंग खिलाड़ी है ये। और मीराबाई चानू, आप नाम सुना होगा, मीराबाई चानू जी बहुत ही फेमस खिलाड़ी है वेट लिफ्टिंग की। ये भारोत्तोलन जिसको कहते हैं, मीराबाई चानू जी। ये दोनों क्या है? क्या है? ये दोनों शामिल है फ्लैग बीरर में, ध्वजवाहक में। अच्छा, अगर बात करें स्टार्टिंग की, सबसे पहला इसका जो संस्करण है कहाँ पर हुआ था? 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और जब ये कनाडा में हुआ था तब इसका नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। मतलब ये ध्यान रखिएगा, जब ये कनाडा हैमिल्टन में हुआ था तब इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था। और 1978 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और 4 साल में एक बार होता है, 4 ईयर्स इन वन। और ध्यान रखिएगा हर 4 वर्ष में इसको आयोजित किया जाता है। तब जो लिखा ना क्वाड्रिनियली, तो ये हर 4 साल में एक बार होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इस बार संस्करण कौन सा? 23वां संस्करण है। मतलब इसका जो इस बार आयोजित हो रहा है ये 23rd एडिशन है इसका। सेकंड चीज क्या कह रहा है? जो 19th एडिशन था, आपको याद होगा दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ हुए थे। जो बच्चे क्या करते रहे होंगे उस समय, वो लोग जब जानते होंगे कि उस समय 19th एडिशन था और न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। और 22वां कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। और इंडिया ने इसमें जो है बर्मिंघम वाले में 4th रैंक हासिल की थी, 61 मेडल जीते थे। और 2030 की बात करें, 2030 में ये कहाँ पर होगा? 2030 में आपका कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में। कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। ये भी चीजें सारी आप याद रखिएगा। आने वाले मतलब मेडल पर डे जो मेडल्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा क्या कैसे, सब पूरा बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। विच सिटी होस्टिंग द 23rd कॉमनवेल्थ गेम? 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए? ग्लासगो कर रहा है। बल्कि का पिछले बार का है, दिल्ली जो है 2010 का है, हैमिल्टन जो है पहली बार का है। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वेर हेल्ड इन 1930 एट हैमिल्टन, की बात बिल्कुल सही है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए, बात सही है। इंडियन होस्ट 19th कॉमनवेल्थ गेम इन 2010 न्यू दिल्ली, ये बात भी सही है कि 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत ने की थी, ये बात सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। द ऑफिशियल मास्कट ऑफ द 23rd कॉमनवेल्थ गेम इज फिनी, बिल्कुल सही बात है। जो क्या कहते हैं ऑफिशियल मास्कट है कॉमनवेल्थ गेम का, क्या है? फिनी है। यूनिकॉर्न या नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही बात है। यूनिकॉर्न नेशनल एनिमल है, इसीलिए तो स्कॉटलैंड ने इसको बनाया है। बात बिल्कुल सही, ए सही, बी सही, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है।
वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट अभी अभी क्या है कि गुजरात में एक कंपनी है फॉरेन की जिसका नाम है डे इलेक्ट्रिक। डे इलेक्ट्रिक कंपनी ने खड़वा सोलर पार्क में क्या लॉन्च किया है, वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अच्छा, क्यों लॉन्च किया है, ताकि बैटरी की कैपेसिटी बढ़ सके। मतलब जो पहले हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते इनकी लॉन्ग ड्यूरेशन बैटरी नहीं होती थी, ये मतलब क्या होता था कि जल्दी ही ये खत्म हो जाती थी। तो अब क्या है कि वेनेडियम फ्लो बैटरी लाई। कौन सी बैटरी, वेनेडियम फ्लो बैटरी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 100 मेगावाट कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी होगी, 100 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। और ये भारत की पहली है, भारत की पहली है, ये ध्यान रखिएगा। डे इलेक्ट्रिक कंपनी क्या इसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी और उसका यूजर कौन रहेगा, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड क्या इसका क्लाइंट है, और जो डे इलेक्ट्रिक है ये क्या इसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, ये क्या करेगी, रिप्लेसेस द कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रिड स्टोरेज। ये क्या करेगा, लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस करेगा। कौन रिप्लेस करेगा, वेनेडियम फ्लो बैटरी। बेनिफिट इसका क्या मिलेगा, देखिए, हायर सेफ्टी, नॉन फ्लेमेबल वाटर बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो गैस ज्वलनशील है इलेक्ट्रोलाइट वो इसमें है, हायर सेफ्टी भी है, जले लेंगे मेरे लोग। लॉन्ग ऑपरेशन लाइफ, मतलब 20 साल प्लस इसकी लाइफ है। मिनिमल डिग्रेडेशन, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब मिलता है ना आपको 100 मेगा वाट आवर तक क्या है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, सेफ्टी है और लॉन्ग ऑपरेशन है। इसी वजह से क्या है, इसको किसने लॉन्च किया है, डे इलेक्ट्रिक कंपनी लॉन्च किया है। ऐसा क्लाइंट कौन, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक, तो क्वेश्चंस करते हैं। इंडिया फर्स्ट 100 मेगावाट वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कहां पे, स्टैब्लिश खड़वा सोलर पार्क। कहां पर हुआ है, पहली 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट कहां स्थापित है, खड़वा सोलर पार्क में। विथ रेफरेंस टू वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी कंसीडर दे ऑफर लॉन्गर ऑपरेशनल लाइफ स्पैन कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। बिल्कुल सही बात है कि लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक परिचालन जीवन प्रदान कर देगा, बिल्कुल सही है। दे यूज वाटर बेस्ड नॉन फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट मेकिंग देम से पड़ी बात बिल्कुल सही है। तो ये नॉन फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जो क्या है कि नॉन फ्लेमेबल है। वेनेडियम फ्लो बैटरीज आर प्रेफर्ड फॉर लार्ज स्केल ग्रिड एनर्जी स्टोरेज, बिल्कुल सही बात है। बड़े पैमाने पर ग्रिड ऊर्जा भंडारण के लिए वेनेडियम फ्लो बैटरी प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि भैया एनर्जी कैपिटल कैन बी स्केल इंडिपेंडेंटली बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम। क्या कह रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ा के ऊर्जा को क्षमता बढ़ाई जा सकती है स्वतंत्र रूप से, मतलब कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा करने की, इसमें खुद ही कैपेसिटी होगी बढ़ा सकता है, इसलिए तो यूज कर रहे हैं। तो ए सही, बी सही, उसका क्या एक्सप्लेनेशन भी है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026, देखिए अभी अभी क्या है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 चेस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। मतलब चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसका विजेता कौन है, इसके विजेता है ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा, मतलब क्या है, अलीरेजा फिरोजा। ये कहाँ के हैं, फ्रांस की, ध्यान रखिएगा। अलीरेजा फिरोजा जो फ्रांस के हैं, ये क्या किए हैं, जीत गए हैं। अच्छा, ये रनअप कौन है, रनर अप मतलब जो इनसे डिफीट हुए हैं, एक अर्जुन एरिगेसी, ये कहाँ के हैं, भारत के हैं। अर्जुन एरिगेसी भारत के हैं, ये जो है अलीरेजा फिरोजा से क्या हुए, हार गए हैं। अच्छा, हाई स्केल कैस्कर चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन इंडिया अट्रैक्टिंग द ग्लोबल जीएमएस एंड कंट्रीब्यूटिंग फीडर सर्किट पैन। देखिए क्या है कि भारत में सबसे प्रतियोगिता होती है और भारत चेस का क्या मतलब, चेन्नई को चेस का मक्का कहते हैं। जैसे लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहते हैं, वैसे चेन्नई को चेस का मक्का कहते हैं। इसलिए भारत में अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, विदेशी अट्रैक्ट होते हैं। और भारत चेस में देखिए अब तो भारत में 99 ग्रैंड मास्टर हो भी चुके हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। हु वॉन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 चेस टाइटल, चेन्नई ग्रैंड में 2026 सत्रह खिताब किसने जीता, अलीरेजा फिरोजा। Consider the following statement regarding Chennai Grand Master 2026. Ali Reza Firoza defeated Indian GM Grandmaster, GM मतलब Grandmaster अर्जुन एरिगेसी टू विन द टाइटल। बिल्कुल सही बात है, अली रेजा फिरोजा ने भारतीय जीएम अर्जुन एरिगेसी को हराकर खिताब जीता, बिल्कुल सही बात है। अली रेजा फिरोजा रिप्रेजेंट फ्रांस इन इंटरनेशनल चेस कंपटीशन, बिल्कुल सही है। अली रेजा फिरोजा की अंतरराष्ट्रीय चेस फ्रांस का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात भी सही है। अली रेजा फिरोजा वॉन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026, बिल्कुल सही है। अली रेजा फिरोजा चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 काहे जीत गए, काहे भैया कि इन्होंने डिफीट कर दिया ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी को, इसलिए जीत गए। देखिए सही होगा कि आप खुद में जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको खुद में लगेगा कौन असरसन सही आपका हो रहा है। नेशनल फ्लैग डे एंड फ्लैग एवोल्यूशन, देखिए अभी अभी क्या है कि 22 जुलाई, कल 22 जुलाई बीती है, तो 22 जुलाई को क्या है कि राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं, मतलब राष्ट्रीय ध्वज दिवस हम मनाते हैं। हमारा जो झंडा है नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, उसका क्या मनाते हैं हम, नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने
क्या अडॉप्ट कर लिया था नेशनल फ्लैग को, क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, अगर देखिए ये थोड़ा करंट हो गया आपका, लेकिन मैं आपको ऐसा बताता हूँ, करंट है स्टैटिक है, क्वेश्चन आप कर लेंगे। 1906 की बात करें, स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ता में लाल, पीला, हरा और लोटस और वंदे मातरम, लोटस बना था, कमल का फूल बना था, उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। ऐसा फ्लैग जो है 1906 में स्वदेशी मूवमेंट में होस्ट किया गया था। 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में लाल, पीला, लाल और सैफरन कलर का फ्लैग क्या होस्ट किया था। इसमें 8 लोटस थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 8 लोटस मत याद रखिएगा, लेकिन इतना याद रख सकते हैं कि मैडम भीखाजी कामा ने फ्लैग होस्ट किया था स्टटगार्ट में। इसकी जो अभी आज हम देखते हैं ये क्या है, लगभग 3:2 रेशियो का बना हुआ है। और इसको पेंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था, हमारे देश की महान जो थे पेंगली वेंकैया जी, महान रत्न, इन्होंने फ्लैग को डिजाइन किया था, जो सैफरन, व्हाइट और ग्रीन कलर आप जानते हैं। अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं। अगर लीगल प्रोविजन की बात करें तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है कि क्या कहते हैं झंडे के क्या कैसे प्रावधान, अपमान वगैरह जो आप का नहीं कर सकते उससे रिलेटेड है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी 51A का ए है, ये भी कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान की रेस्पेक्ट आपको करनी है। तो राष्ट्र फ्लैग तो है ही राष्ट्रीय ध्वज तो उसमें, है ना। और साथ ही साथ अब आप क्या है, दिन रात को दोनों को ध्वज फहरा सकते हैं। आप घर में भी ध्वज फहरा सकते हैं, कोई सरकारी संस्थान है उसमें भी ध्वज क्या हो सकता है, फहराया जा सकता है। नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया विच डेट, 22 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज दिवस का मनाया जाता है 22 जुलाई। Consider the following statement regarding Indian national flag. The present national flag design was framed by पेंगली वेंकैया, बात सही है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप पेंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था, बात बिल्कुल सही है। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन 2002, ये भी बात सही है कि भारत ध्वज संहिता 2002 में लागू हुई थी, बात भी सही है। रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग इज इनसाइड अंडर आर्टिकल 51A, ये भी सही बात है। अनुच्छेद 51A के ए में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना क्या है, इसमें रिप्रेजेंट है कि वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या डी ऑप्शन हो गया ना, 1 2 3 तीनों सही है। मैडम भीखाजी कामा होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग अब्रॉड 1907, बिल्कुल सही बात है। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में विदेशी में भारतीय ध्वज फहराया था, बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इट वाज होस्टेड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन स्टटगार्ट जर्मनी। क्यों होस्ट किया था मैडम भीखाजी कामा, क्योंकि इट वाज होस्टेड एट, कहां पे होस्ट किया गया, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टटगार्ट जर्मनी में, इसलिए क्या हो गया, ये भी सही है। आज से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं आप, ठीक। इंडिया फर्स्ट पावर्ड एआई बर्ड सेंचुरी, देखिए अभी भी क्या है कि एआई पावर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर, मतलब उसके द्वारा मतलब संरक्षित, उसके द्वारा रखवाली करने के लिए एक पक्षी अभ्यारण्य है, जो क्या नाम है इसका, इसका नाम है जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में क्या नाम है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। क्या है, थाने में क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, मतलब क्रीक फ्लेमिंगो की ये क्या है, फ्लेमिंगो क्या है, विदेशी माइग्रेटरी बर्ड है। ये क्या है, एक माइग्रेटरी बर्ड है, इसकी सेंचुरी है। डेवलपमेंट ऑफ एआई मॉनिटरिंग सिस्टम टू एवियन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब यहाँ पे जो एवियन पक्षी है इसकी बायोडाइवर्सिटी, इसके संरक्षण के लिए एआई का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, मतलब एआई से इसकी मॉनिटरिंग होगी। फोकस क्या है, फ्लेमिंगो बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड जो थाने में आती हैं क्रीक में, वहां पे थाने क्रीक में समझते हैं ना कि जहाँ पे क्या कहते हैं दलदल और वो क्या कहते हैं पानी दोनों वहां पर हो, उसको क्रीक कहते हैं। तो ये थाने में क्या है, यहाँ पर क्या जाएगा, इसका संरक्षण किया जाएगा, वेटलैंड इसको कह सकते हैं, है ना। फोकस ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड अदर माइग्रेटरी बर्ड एप्लीकेशन एआई टूल एनेबल ऑटोमेटिक स्पीशीज ट्रैकिंग, हेल्थ सर्विलांस, काउंटिंग एंड थ्रेट, मतलब क्या है, स्पीशीज की ट्रैकिंग की जाएगी, हेल्थ सर्विलांस किया जाएगा, काउंटिंग और थ्रेट डिटेक्शन, मतलब जो भी थ्रेट वगैरह है सबकी पहचान की जाएगी। इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी सर्विलांस सिस्टम लॉन्च है कहां पर, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। भारत की पहली एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। Consider following statement regarding the AI Bird Sanctuary Initiative. It is located in state of Maharashtra. बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र में स्थित है। AI टेक्नोलॉजी यूज टू ग्रेटर माइग्रेटरी स्पीशीज लाइक ग्रेटर फ्लेमिंगो, AI तकनीक का उपयोग ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसी प्रवासी पक्षियों निगरानी किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, यही जा रहा है, तो एक और दोनों सही है ना। AI इज बीन इंटीग्रेटेड इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वन जीवी अभ्यारण्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एआई वास्तविक समय में गणना, अवैसी का नियंत्रण और पक्षी पर ट्रैक करने में मदद करता है, इसलिए तो किया जा रहा है कि मतलब एआई क्या करता है, जो भी पक्षी वगैरह के रियल टाइम ट्रैकिंग करता है, मनुष्य सो सकता है, एआई थोड़े सोएगा, इसलिए ए से उसका एक्सपेंशन करना है। WTO फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट, अभी अभी क्या हुआ है कि एक एग्रीमेंट है। देखिए पहली बात तो अगर थोड़ी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का नाम आप सुना हो। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, तो स्थापना किससे हुई? इसकी स्थापना हुई मराकेश एग्रीमेंट। कौन से एग्रीमेंट से? मराकेश एग्रीमेंट से इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इतनी चीजें पहली बात तो याद कर लीजिए। पहले इसका नाम क्या था? GATT। क्या नाम था? GATT। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये भी लिख लीजिए आप, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म है। पहले इसका नाम GATT था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। 1 जनवरी 1995 को क्या हो गया? क्या कहते हैं? इसका नाम बदल के क्या हो गया? मराकश सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई और बाद में इसका नाम क्या? WTO हो गया। ये बात नहीं आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, समझौता क्या करता है? कर्ब, हार्मफुल सब्सिडी, इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड आई फिशिंग टू इंश्योर सस्टेनेबल फिशिकल्चर। मतलब जो अवैध मछली पालन होता है, अवैध मछलियों को मतलब सप्लाई हो जाती है, उसके रोकने के लिए, मतलब सस्टेनेबल फिशिकल्चर, ये क्या इसका एम है। इंडिया क्या है? 123rd मेंबर बन गया है। ये महत्वपूर्ण है। मतलब अभी भी भारत हाल में क्या बन गया है? 123वां सदस्य का बन गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल मैरीन फिश स्टॉक को मतलब मेंटेन करना, सेफ गार्डिंग लाइवलीहुड, जो भी लोग इस पे जीवन यापन पे डिपेंड है, इन सबको क्या करना? देख रेख करना। कोस्टल फिशरमैन मतलब जो भी मछुआरे वगैरह, उनके लिए सब इसको भारत जो है इस पे शामिल हो गया है। उसका देखरेख करना इसका काम भी है। इंडिया बिकेम द विथ नंबर कंट्री टू डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑफ WTO फिशरी सब्सिडी 1, 2, 3। WTO मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? 123वां। Consider the following statement regarding WTO. WTO was established on the 1st January 1995, replacing General Agreement on Trade and Tariff। बात बिल्कुल सही है। GATT शामिल हुआ है, बिल्कुल सही बात है। हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये बात सही है। मुख्यालय कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी सही है। फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट टारगेट कर्बिंग IUU इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये बात सही है। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का लक्ष्य अवैध, अनुसूचित, अनियंत्रित मत्स्य पालन का अंकुश लगाने की बात भी सही है। तो डी ऑप्शन हो गया। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी एम्स टू प्रोटेक्ट मैरीन स्टॉक ग्लोबली, बिल्कुल सही बात है। मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौते का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समुद्री मछली मंडल की रक्षा करना। सही बात है। क्यों? क्योंकि अधिक मत्स्य और प्रजातियों की कमी से योगदान देने सब्सिडी सख्ती से विनियमित किया जा रहा है। सही बात है। सब्सिडी से क्या है? जो ओवर फिशिंग है, डिप्रेशन, ये सब रुक जाएगा और स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जा सकेगा। इसलिए तो है ये सही। आर्ट्स का क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। सबसे अच्छा काम, सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर 15, मतलब 15 से कम बच्चों के लिए क्या कर दिया गया? सोशल मीडिया को पूरी तरह क्या कर दिया गया? बैन कर दिया है। कहां पे बैन किया गया है? फ्रांस पे। कहां बैन किया गया है? फ्रांस पे। अच्छा, लेजिस्लेशन बैनिंग सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन अंडर 15, मतलब 15 साल से कम बच्चों के लिए जो है फ्रांस में सोशल मीडिया को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। अच्छा, अब फ्रांस ने अप्रूव किया, मतलब वहां के मतलब राष्ट्रपति जी ने डिक्लेयर किया होगा, फिर बाद में नेशनल असेंबली ने भी इसको क्या कर दिया कि पास हो गया है। अच्छा, और यूरोप एक पहला यूरोपियन देश हो गया है, सॉरी यूरोप में फ्रांस एक ऐसा पहला देश हो गया है जो पूरी तरह से क्या कर दिया? सोशल मीडिया को क्या करे? पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। आई बात समझ में? लेकिन फ्रांस लिख, फ्रांस लिख लीजिएगा आप, है ना, फ्रांस है। की मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन सिस्टम फॉर प्लेटफॉर्म ऐसे, मतलब क्या है? एज वेरिफिकेशन सिस्टम को क्या कर दिया गया है? मैंडेटरी कर दिया गया। ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब जो एज वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको एज वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया है। बिना वेरीफाई किए नहीं अकाउंट बनेगा। बैन और क्रिएटिंग न्यू अकाउंट फॉर माइनर्स, जो माइनर्स है उनके लिए नए अकाउंट नहीं बनेंगे जो 15 साल से कम है। और जो अकाउंट बन चुके हैं उनको क्या किया जाएगा? शट डाउन किया जाएगा। तीन चीजें याद रखनी है आपको, एज वेरिफिकेशन और क्या है, जो भी शट डाउन वगैरह है, मतलब जो पुराने अकाउंट का शट डाउन किया जाएगा, और जो नए अकाउंट है जो 15 साल से कम हुए अकाउंट बनेंगे भी नहीं। ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए। शट डाउन भी किया जाएगा, भी आपको ध्यान रखना है। प्रोटेक्शन और अच्छा क्यों किया गया है? क्योंकि प्रोटेक्शन मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ साइबर बुलिंग। तो ये क्या होता है कि जैसे टीनेज बच्चे रहते, छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो सब बहक जाते हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होता है? किया जाता है। ठीक है। विच यूरोपियन कंट्री पास लेजिस्लेशन टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स, किसने किया है? फ्रांस। ये ध्यान रखिएगा कि फ्रांस ने कर दिया है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल मीडिया एज रिस्ट्रिक्शन लॉ।
क्या कह रहा है, एज वेरिफिकेशन मेड कंपल्सरी फॉर सेटिंग ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, सोशल मीडिया खाता बनाने के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है आयु का। क्रिएशन ऑफ न्यू अकाउंट बाय चिल्ड्रन अंडर प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिटेड प्रोहिबिटेड, ये भी बात सही है कि निर्धारित सीमा से कम बच्चों द्वारा खाते बनाने में प्रतिबंध है। तो ए सही, बी सही, उसका क्या है एक्सप्लेनेशन भी है। गवर्नमेंट आर इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट एज लिमिट ऑफ सोशल मीडिया यूजेज अमंग, बिल्कुल सही बात है, सरकार किशोरों में सोशल मीडिया के उपयोग पर सख्त आयु सीमा लागू कर रही है। बिल्कुल सही बात है, काहे कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया उनको इन्फ्लुएंस करती है, एडोलसेंस को मेंटल हेतु से कई एडिक्शन का कारण बनती है। इसलिए ए सही, बी सही, उसका क्या एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सरसाइज टाइगर लाइटिंग, अभी अभी क्या है कि यूएसए और बांग्लादेश वाला, यूएसए और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, नाम है इसका टाइगर लाइटनिंग। किसके किसके बीच हो रहा है, यूएसए और बांग्लादेश के बीच में। होस्ट कंट्री कौन है, बांग्लादेश है। उद्देश्य क्या है, आतंक विरोधी, तो जो आतंकवाद विरोधी अभियान उनके लिए तटीय सुरक्षा और दोनों सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब दोनों आर्म फोर्सेस के बीच क्या करना, इंटर ऑपरेशन को सॉर्ट आउट करना इसका एम है। एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग बायलैटरल मिलिट्री से कंडक्टेड बिटवीन यूएसए और बांग्लादेश। टाइगर लाइटनिंग अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है सैन्य अभ्यास, अमेरिका बांग्लादेश। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज, इट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए बांग्लादेश, सही बात है। ये अमेरिका बांग्लादेश के बीच एक रक्षा अभ्यास है, सही बात है। बांग्लादेश होस्टेड एक्सरसाइज, ये भी बात सही है, बांग्लादेश के अभ्यास की मेजबानी कर रहा है, सही है, ए बी दोनों सही है आपका। एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग इनहैंसेस स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, बिल्कुल सही बात है कि अभ्यास टाइगर लाइटनिंग जो है दक्षिण एशिया में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंप्रूव ऑपरेशनल रेडीनेस काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन, बात भी सही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास परिचालन तत्परता और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में सुधार करता है, सही बात। अच्छा सहयोग बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा तो आतंकवाद कम होगा, ये सही है, ये भी दोनों से। 16 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक और आ गया कि ब्रिक्स की हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग। अच्छा, ये कहां पर हो रही है, ये आपकी कहां पर आयोजित की जा रही है, ये आपकी चंडीगढ़ में। कहां पर हो रही है मीटिंग, चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। फोकस एरिया क्या है आपका, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, और जो मेडिसिन वगैरह है, टीबी है और भी जो मेडिसिन वगैरह है उनके लिए मतलब थोड़ा त्वरिता आ सके, त्वरिता से मतलब बीमारियों को इलाज ये सब किया जा सके, हेल्थ सेक्टर में और क्या इंप्रूवमेंट आ सके। और 16 एडिशन ये जरूर याद रखिएगा। ब्रिक्स की बात करें, सबसे पहली बात 2009 में इसकी पहली बैठक हुई कहाँ पे, यकिंतबल में। कहाँ पे, यकिंतबल में। जो यकिंतबल कहाँ पर है, रशिया में। इसकी परिकल्पना किसने की थी, जिम ओनिल ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 2010 में इसमें कौन इंक्लूड हो गया, साउथ अफ्रीका इंक्लूड हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिक्स पड़ गया। ये मैंने आपको बताया है। साथ 2014 में क्या हुआ, इसमें एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 2026 में इसका होस्ट कौन कर रहा है, इसके 18वें संस्करण का कौन कर रहा है, भारत कर रहा है हमारा। अच्छा, इसकी थीम क्या है, नवाचार, लचीलापन, सहयोग और इसी तरह मतलब इनोवेशन, रिजाइलेंस, कॉपरेशन और स्टेबिलिटी इसकी एम है। और इसके शेरपा कौन है हमारे इस बार के, सुधाकर दलीला जी। इतनी चीजें आपको ब्रिक्स की बिल्कुल बिल्कुल कंठस्थ रखनी है दोस्तों। चलिए, 16 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड एट विच लोकेशन, चंडीगढ़। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री की बैठक कहां पर हुई, चंडीगढ़। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 16 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर, इट वाज हेल्ड इन चंडीगढ़ 22-24 जुलाई, सही बात है। इसका 22-24 जुलाई चंडीगढ़ में किया गया, सही बात है। ब्रिक्स हेल्थ एजेंडा एम्फसाइज डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है। इसका एजेंडा क्या है, एकीकृत दवाओं का समानतामूलक वितरण को उसको बल देता है। तो ए सही, बी सही, इसका क्या कर रहा है। चलो, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म लाइक ब्रिक्स फोकस ऑन जॉइंट हेल्थ केयर इनिशिएटिव, बिल्कुल सही बात है। ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय सहित स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते, क्यों करते हैं, क्योंकि सहयोगात्मक निगरानी वैश्विक स्वास्थ्य संकटों, भविष्य की महामारियों को कम करने में मदद करती है। देखिए आप अपने आप इसका आंसर पढ़ लेंगे, ऐसा क्यों कर रहा है। कनिष्क नारायण, देखिए अभी भी क्या है कि ब्रिटेन में फर्स्ट एआई मिनिस्टर यूके के, जो एआई मंत्री हैं यूके के, पहले कौन बने, कनिष्क नारायण जी। कनिष्क नारायण जी क्या है कि ब्रिटेन के पहले आर्टिफिशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मंत्री बन गए हैं। ये इंडियन ओरिजिन है, देखिए नाम से पता चल रहा है, नाम से नहीं पता चल रहा है लेकिन इंडियन ओरिजिन नाम से पता चल रहा है, ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन है। अच्छा, ये क्या है, एआई गवर्नेंस देखेंगे, एथिकल एआई डेवलपमेंट, एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क, इन सब पे क्या देंगे, ध्यान देंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूके फर्स्ट एआई मिनिस्टर, कनिष्क नारायण। ऋषि सुनक कौन थे, पीएम रह चुके हैं ब्रिटेन के। Consider the following statement regarding Kanish Narayan. He was appointed first AI minister of UK. बिल्कुल सही बात है। His portfolio include regulation of ethical AI digital infrastructure development. ये भी बात सही है। उनका पोर्टफोलियो क्या है, AI सुधार और विनियम डिजिटल भुगतानकरण है।
तो इसी सही हो गया। लास्ट सवाल आज का क्या कह रहा है, नेशनल आर क्रिएटिंग डेडिकेटेड मिनिस्टर पोस्ट फॉर एआई। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्र जो है एआई पोस्ट को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। क्या है ऐसा कर रहे हैं भैया, क्योंकि रैपिड एडवांसमेंट इन एआई नेसेसिटी ट्रेनिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क इकोनॉमिक इंडिकेटर, क्योंकि जो एआई तेजी से बढ़ रहा है इसका रेगुलेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ सही है। देखिए इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। पर डे करंट अफेयर्स के जुड़े रहिए, सौरभ सिविल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पर डे करंट अफेयर्स का ज्ञान प्राप्त करिए। ऑथेंटिक है, 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।